वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम आपके लिए एचटेट की लेवल 2 और लेवल 3 परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और आगामी क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से पूछे जाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो 4 अपभ्रंश यहाँ पर दिए गए हैं: मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी और खस। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम आपको ये बिल्कुल व्याख्यायित करके बताते हुए चलते हैं। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। और जो शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं आती है। जो मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया भाषाओं को शामिल किया जाता है। और जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी को शामिल किया जाता है। और जो खस अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश में जो पहाड़ी भाषाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही रहेगा, शौरसेनी अपभ्रंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश के लिए कौन से नाम का प्रयोग नहीं किया गया, किस नाम का प्रयोग नहीं किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: डिंगल, अवहट, अवहत और देश भाषा। तो अपभ्रंश के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो बाकी जो नाम है, अवहट है, अवहत है और देश भाषा, ये सभी नाम अपभ्रंश के लिए प्रयोग किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरण के आधार पर हिंदी शब्दों के कितने प्रकार हैं? तो व्याकरण के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। और वो प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो 2 प्रकार हैं। पहला है विकारी, विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और दूसरा है अविकारी। जो अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर रहेगा 2, विकारी और अविकारी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 14, तीसरा है 18 और चौथा ऑप्शन है 22। तो हमारे जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो असमिया, अंग्रेजी, सिंधी और संथाली, 4 भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। जो अंग्रेजी है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 6, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है? ऑप्शन है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बघेली। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा वो है बघेली। जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी में शामिल है। और बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषा या बोली शामिल है? तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं: अवधी, कन्नौजी, मैथिली और मालवी। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैथिली। जो मैथिली है वो मागधी अपभ्रंश में आती है। अगला देखिए, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का जो प्रारंभ है उसे मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से मानना तर्कसंगत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल निम्न में से कौन सा है?
तो हमारा यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और 1900 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वो सही रहेगा। अगला देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। अगर हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं और हमें बेसिक जो ज्ञान नहीं है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम उसको कैसे अपने जो ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1947, 14 अगस्त 1950, 14 जुलाई 1976। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर 1949। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 10, 15 और 18। तो हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। 5 क्या है वो उपभाषा हैं और 18 बोलियां हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो 4 बोली हमें यहाँ पर दी गई हैं, बांगरू, मगही, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर रहेगा वो होगा खड़ी बोली। मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो है खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 39, 2 है 52, 3 है 57 और 4 है 62। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, 52। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं। अगला देखिए, देवनागरी लिपि किस तरह की लिपि है। ये क्वेश्चन कई बार नेट के एग्जाम में और विभिन्न जो टेट एग्जाम उसमें पूछा गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ध्वन्यात्मक, दूसरा है वर्णनात्मक, तीसरा है चित्रात्मक और चौथा है कुटिल। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो होगा वर्णात्मक या अक्षरात्मक। जो देवनागरी लिपि है वो वर्णात्मक या अक्षरात्मक तरह की लिपि है। जो ध्वन्यात्मक जो ध्वनि उत्पन्न करती है जो लिपि, चित्रात्मक जिसे चित्रों के माध्यम से पहचाना जाता है, कुटिल लिपि वे होती है जिसे कूट भाषा में लिखा जाता है। तो हिंदी क्या है वो वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 की धारा 343 से 351 के बीच में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। और अनुच्छेद क्या है वो अनुच्छेद है 17 की जो धारा है वो 343 से 351। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, हिंदी। और ऑप्शन नंबर 4 है प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, वैदिक संस्कृत, संस्कृत और हिंदी। तो हमारा यहाँ पर जो सही क्रम है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वियोगात्मक भाषा कौन सी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्राकृत और अपभ्रंश, दूसरा अपभ्रंश और हिंदी, तीसरा संस्कृत और पाली, ऑप्शन नंबर 4 है पाली और प्राकृत। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही रहेगा, अपभ्रंश और हिंदी।
अपभ्रंश भाषा और हिंदी भाषा ये दोनों भाषाएं क्या हैं, वो वियोगात्मक भाषा हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवधी भाषा के दो रूप कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन कोसली वैश्यवाड़ी, मगही भोजपुरी, बुंदेली कन्नौजी, बांगरू और कोरवी। तो अवधी भाषा के जो दो रूप हैं वो हैं कोसली और वैश्यवाड़ी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द रचना किस प्रकार होती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में जो शब्द रचना है वो कैसे होती है? पहला ऑप्शन है संधि द्वारा, दूसरा है समास द्वारा, तीसरा उपसर्ग द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जो हिंदी भाषा की रचना है वो संधि द्वारा भी होती है, समास द्वारा भी होती है, उपसर्ग द्वारा भी होती है और वो प्रत्यय द्वारा भी होती है, ये चारों। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही रहेगा। जो हिंदी में जो शब्द रचना है वो संधि द्वारा होती है, समास द्वारा होती है, उपसर्ग द्वारा होती है और प्रत्यय के द्वारा होती है। तो आप सभी दोस्तों को हमारी ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी और इसका अगला भाग हम अगले ही दिन जारी करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे इस वीडियोज़ को देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। धन्यवाद।